तो देखिए प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी क्लोरोफॉर्म के बारे में और क्लोरोफॉर्म से बनने वाली फॉस्जीन गैस के बारे में, और इसके बारे में कुछ और बात करेंगे। मैं आज क्लोरोफॉर्म से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि नहीं तो बीच में वो लिंक डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहां हम बात कर रहे हैं क्लोरोफॉर्म की, क्लोरोफॉर्म। और हमें पता है क्लोरोफॉर्म जो है इट इज CH Cl3, CH Cl3 इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म। ओके, अब ये जो क्लोरोफॉर्म है, इस क्लोरोफॉर्म को हम कह रहे हैं कि ये ट्राई क्लोरो डेरिवेटिव ऑफ मीथेन है। जैसे इसकी अगर हम बात करें तो इट इज ट्राई क्लोरो, ठीक है बेटा, डेरिवेटिव ऑफ मीथेन, ठीक है, मीथेन का ट्राई क्लोरो डेरिवेटिव है, क्योंकि मीथेन में जब आप 3 क्लोरीन को ऐड करेंगे, ठीक है, 3 हाइड्रोजन हटा करके, तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा उसे हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है ये जो क्लोरोफॉर्म है इसकी प्रिपरेशन कितने मेथड से होती है। तो क्लोरोफॉर्म की जो प्रिपरेशन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, क्लोरोफॉर्म की अगर हम प्रिपरेशन की बात करते हैं तो इसमें हमने इसके कुछ मेथड्स बताया था। एक बताया था हमने कि जो मीथेन है उसका क्लोरीनेशन कराएं आप, तो जब मीथेन का क्लोरीनेशन करते हैं तो क्लोरोफॉर्म बनता है। दूसरा हमने कहा था कार्बन टेट्रा क्लोराइड का रिडक्शन कराएं, तो रिडक्शन से भी क्लोरोफॉर्म बनता है। लेकिन जब हम बात कर रहे थे क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है, हम बात कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3, क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो उसमें हमने पढ़ा था कि क्लोरोफॉर्म जो है when it comes in contact with air and sunlight it instantly form phosgene गैस, ये गैस बनाता है, दैट इज कॉल्ड phosgene, और वो काफी टॉक्सिक गैस होती है। तो जैसे आपके पास क्लोरोफॉर्म है CHCl3, और अगर आप इसे ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, ऐसा कब होगा, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक क्लोरोफॉर्म की बोतल है, इस क्लोरोफॉर्म की बोतल को आपने ना पूरा ऊपर तक फिल नहीं कर रखा है, यहां तक फिल कर रखा है, तो डेफिनेटली यहां पर एयर है, ठीक है, और आप इसको ट्रांसपेरेंट बोतल में रख रहे हैं तो सनलाइट भी इसके कांटेक्ट में आएगी, ठीक है, और जब सनलाइट कांटेक्ट में आएगी तो सनलाइट और एयर की प्रेजेंस में ये COCl2 इस तरह की गैस बना लेगा, जिसे हम फॉस्जीन गैस कहते हैं, जो कि काफी क्या है, टॉक्सिक गैस है। तो COCl2 की फॉर्मेशन होगी, साथ में आपके पास में HCl बनेगा, ठीक है। तो यहां पर ये जो गैस बनी है दैट इज कॉल्ड फॉस्जीन, ये गैस जो है इसे हम फॉस्जीन कहते हैं, और फॉस्जीन जो है एक टॉक्सिक गैस है, इट इज टॉक्सिक गैस। अब इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, मतलब फॉस्जीन के बनने को कैसे रोका जाए, तो प्रिवेंशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ COCl2, फॉस्जीन के बनने को कैसे रोकें। तो इसके रोकने के लिए हम क्या करें, देखो, एक तो जो हमने इसको देखा कि स्पेस था बीच में, तो इस वजह से फॉस्जीन गैस बन गई, क्योंकि यहाँ एयर थी, ठीक है, और सनलाइट थी। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, एक तो ऐसी बोतल लें जो कि ऊपर तक भरी हुई हो, ठीक है ना। तो यहां पर पहला तो आप क्या यूज में ले सकते हैं मेथड, फिल द बॉटल अप टू ब्रिम, ब्रिम का मतलब हो गया बिल्कुल ऊपर तक, ठीक है, ब्रिम तक फिल करें। दूसरा, यूज कलर्ड ग्लास बॉटल ट्रांसपेरेंट कम हो, मतलब व्हाइट वाली नहीं हो, जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, कलर्ड बोतल यूज में लेनी है, जिससे लाइट जो है वो उसकी इंटेंसिटी कम हो जो अंदर आए, ठीक है। और तीसरा जो मेथड है वो है इसको रोकने के लिए एड 1% इथाइल अल्कोहल, 1% इथाइल अल्कोहल को ऐड कर दें। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बन जाता है। जो हम इसमें 1% इथाइल अल्कोहल ऐड करते हैं, एक्चुअली इसका फंक्शन क्या है, इसका यूज क्या है। तो ये जो 1% इथाइल अल्कोहल है, ये फॉस्जीन के साथ रिएक्शन करके एक ऐसा कंपाउंड बनाता है जो नॉन टॉक्सिक होता है, और कल हमने इसका जिक्र किया था, इट वॉज डाई इथाइल कार्बोनेट, और वो क्या है, डाई इथाइल कार्बोनेट है। इस तरह से जैसे ये अगर हमारे पास फॉस्जीन गैस है, ठीक है, दिस इज फॉस्जीन, और ये हमारे पास में इथाइल अल्कोहल है, HOC2H5 एंड HOC2H5। तो यहां पर जो ये डाई इथाइल कार्बोनेट है, ये इसके साथ रिएक्शन कर लेगा लाइक दिस, इस तरह से रिएक्शन कर लेगा,
और रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनाएगा वो ये हो जाएगा हमारे पास, एक तो बन जाएगा आपके पास 2HCl, और 2HCl के साथ साथ आपके पास बनेगा C2H5 एंड होल ट्वाइस CO3, जिसको हम कह रहे हैं डाई इथाइल कार्बोनेट। और ये जो डाई इथाइल कार्बोनेट बना है ना बेटा, ये नॉन टॉक्सिक है, नॉन टॉक्सिक, ठीक है। और इसके नॉन टॉक्सिक होने की वजह से ही मतलब जो टॉक्सिसिटी होती है किसकी, फॉस्जीन की, वो खत्म हो जाती है। तो इसलिए इसका यूजफुलनेस है, इसमें हम 1% इथाइल अल्कोहल को मिक्स करते हैं, ठीक है। और अगर इसको यूज में नहीं लेंगे तो ये एनेस्थेसिया तो है ही, तो एनेस्थेसिया जो है वो टॉक्सिक इफेक्ट शो करने लग जाएगा। लेकिन जैसा मैंने बताया था आपको कि आजकल हम लोग एनेस्थेसिया की फॉर्म में इसका क्लोरोफॉर्म का यूज नहीं करते हैं, इसके बहुत से सब्स्टिट्यूट आ गए हैं। उसमें इसके क्लोरोफॉर्म के बाद में जो यूज में लिया जाता था, आजकल तो और भी आ गए हैं, वो है डाई इथाइल ईथर, जिसके बारे में आप आगे चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, C2H5O, C2H5O, ठीक है। दिस इज डाई इथाइल ईथर। ये भी एनेस्थेसिया की तरह काम में लिया जाता है, बेहोश करने की दवा के रूप में काम में लिया जाता है, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि ये तो हमने देख लिया कि इसका जो टॉक्सिक इफेक्ट है उसको कैसे कम करें। लेकिन अगर मान लीजिए पहले से ही ऑलरेडी हमारे पास जो क्लोरोफॉर्म है वो उसमें टॉक्सिसिटी है या उसमें फॉस्जीन गैस बन चुकी है, हम कैसे चेक करें कि हमारे पास जो क्लोरोफॉर्म है उसमें फॉस्जीन है या नहीं है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करें। तो इसको आइडेंटिफाई करने का भी एक सिंपल सा केमिकल मेथड है, आप लैब में चेक कर सकते हैं कि आपको जो क्लोरो लैब में मिल जाता है, आपको 12th क्लास की लैब में भी क्लोरोफॉर्म होता है, क्योंकि कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जो क्लोरोफॉर्म से परफॉर्म होती है। तो आप देखिए कि हमारे पास क्लोरोफॉर्म में जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो एक चीज बनाता है, दैट इज HCl, ठीक है। अगर टॉक्सिक है तो इसका मतलब फॉस्जीन के साथ में HCl भी बना होगा। तो अगर मैं ये डिटेक्ट कर लूं कि हमारे पास जो क्लोरोफॉर्म है उसमें HCl प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली उसमें फॉस्जीन भी होगा, क्योंकि HCl और फॉस्जीन दोनों साथ साथ बनते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हाँ नीचे भी बनाया, ये तो अपन ने उसको डाईइथाइल ईथर मिलाने पर बनाया ना। ये मैं कह रहा हूं जब हमने डाईइथाइल ईथर नहीं मिला रखा है और हमें ये चेक करना है कि क्या उसमें, सॉरी डाईइथाइल ईथर नहीं, अल्कोहल, ओके। अगर अल्कोहल जो है वो हमने नहीं ऐड किया है, अल्कोहल ऐड नहीं किया है, और फिर हम ये चेक कर रहे हैं कि उसमें क्या फॉस्जीन बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, तो उस चीज को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म, ठीक है। क्लोरोफॉर्म की इम्प्योरिटी का डिटेक्शन करना है हमें। तो हम क्या करेंगे कि एक कंपाउंड काम में लेंगे, दैट इज कॉल्ड AgNO3, ठीक है। इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट, ये सिल्वर नाइट्रेट है। इसका एक्वस सॉल्यूशन लेंगे और आपको करना क्या है, एक टेस्ट ट्यूब, दो टेस्ट ट्यूब लेनी है। एक टेस्ट ट्यूब में तो सिल्वर नाइट्रेट और दूसरी टेस्ट ट्यूब में आप ले लो जो आपके पास क्लोरोफॉर्म है। तो अगर उस क्लोरोफॉर्म में HCl है, ठीक है, उस क्लोरोफॉर्म में फ्रॉम क्लोरोफॉर्म अगर उस क्लोरोफॉर्म में HCl प्रेजेंट है तो ये AgNO3 इसके साथ रिएक्शन करेगा, AgCl के साथ और HNO3 के साथ में रिएक्शन करेगा, और फॉर्मेशन किसकी होगी, AgCl की फॉर्मेशन होगी और प्लस HNO3 की फॉर्मेशन होगी। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो हमारे पास AgCl बना है ना बेटा, AgCl जो बना है, AgCl जो है उसका व्हाइट PPT होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। तो अगर मान लो आपने जैसे ही क्लोरोफॉर्म में AgNO3 का सॉल्यूशन ऐड किया, AgNO3 का सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट होता है, तो जैसे ही आप ये ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन इस HCl में डालेंगे और HCl में क्या, सॉरी क्लोरोफॉर्म में डालेंगे, तो अगर उस क्लोरोफॉर्म में HCl हुआ तो वो डेफिनेटली AgCl बनाएगा, AgCl का व्हाइट PPT बनाएगा, तो आपके पास वो क्लोरोफॉर्म व्हाइट हो जाएगा। तो अगर वो व्हाइट हो रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर HCl बना हुआ है, और HCl बना हुआ है तो इसका मतलब साथ में फॉस्जीन भी बना होगा। तो इसका डिटेक्शन है, हम पता लगा सकते हैं कि फॉस्जीन जो है वो, सॉरी क्लोरोफॉर्म जो है वो प्योर है या इम्प्योर है, ठीक है। तो इससे पता लगा सकते हैं। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है बेटा, आगे चले, ओके। चलिए इसको रफ कर रहा हूं मैं। तो ये बात हो गई हमारे क्लोरोफॉर्म की। अब क्लोरोफॉर्म की कुछ रिएक्शंस हो रहे हैं जो अपन देखेंगे यहां पर।
तो यहाँ ये वाला क्वेश्चन वैसे काफी, दो क्वेश्चन इसमें काफी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। एक तो ये जो मैंने आपको बताया कि इथाइल अल्कोहल क्यों मिलाया जाता है 1% इथाइल अल्कोहल, और दूसरा कि आप इसमें इसकी प्योरिटी को कैसे डिटेक्ट करेंगे, इम्प्योरिटी या प्योरिटी का डिटेक्शन कैसे करेंगे, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब आगे चलते हैं। इसके बाद कुछ, हाँ बोलिए बेटा। यस, ओके चलिए देखते हैं आगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं रिडक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है जो है हमारी, दैट इज रिडक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन देख रहे हैं हम। और क्लोरोफॉर्म के रिडक्शन में हमें पता है रिडक्शन किससे होता है, रिडक्शन हाइड्रोजन से होता है। ठीक है, हाइड्रोजन जब ऐड होता है उसको हम रिडक्शन बोलते हैं। लेकिन हाइड्रोजन को ऐड करने के दो तरीके हो सकते हैं, यहाँ पर दो तरह से आप रिडक्शन करा सकते हैं। एक तरीका हो सकता है कि आप जो है Zn के साथ HCl को लें, और एक तरीका हो सकता है कि आप Zn के साथ H2O को लें। तो दोनों ही रिएक्शन के अंदर देखो, अगर आप वाटर और Zn की रिएक्शन कराते हैं, मैं शो कर देता हूं, अगर आप Zn प्लस H2O की रिएक्शन कराते हैं तो उस कंडीशन में भी जिंक हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन रिलीज होता है। और अगर आप Zn को HCl से रिएक्शन कराते हैं तो भी ZnCl2 बनता है और हाइड्रोजन रिलीज होता है। ठीक है, तो ये दोनों ही ऐसे सब्सटेंस हैं या ऐसा मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस है जो हाइड्रोजन रिलीज करेंगे, और जो हाइड्रोजन रिलीज करेंगे वो रिडक्शन करा सकते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमने लिया है यहाँ पर सब्सटेंस, वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, वो रिडक्शन करेगा। लेकिन दोनों में प्रोडक्ट जो है ना बेटा वो डिफरेंट बनेंगे, ये चीज ध्यान रखनी है, वो दोनों प्रोडक्ट डिफरेंट बनेंगे। अगर आप क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन कराते हैं Zn प्लस HCl से, तो इसके साथ रिएक्शन पर यहां आपके पास जो बनेगा दैट इज CH2Cl2। ठीक है, CH2Cl2 की फॉर्मेशन होगी इसमें, इसको हम कहते हैं मिथाइलिन क्लोराइड। और लेकिन अगर आप यहां पर काम में लेते हैं Zn प्लस H2O, तो यहां आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगी दैट इज CH4 मीथेन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो दोनों में जो प्रोडक्ट बनेगा वो डिफरेंट बनेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। और साथ में HCl की फॉर्मेशन भी होगी इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि यहां से जो Cl है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो डेफिनेटली वो HCl भी बनाएगा। ठीक है, वो HCl की फॉर्मेशन भी करेगा। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट ध्यान रखना है, दोनों ही रिडक्शन प्रोडक्ट है, लेकिन ये जरूर ध्यान रखें कि किस कंडीशन में कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है। प्रोडक्ट अलग है, इसमें इनकम्प्लीट रिडक्शन हुआ है और यहाँ पर कंप्लीट रिडक्शन हो गया, क्योंकि यहाँ पर जितने भी क्लोरीन है वो सब हाइड्रोजन से सब्स्टिट्यूट हो गए हैं, हाइड्रोजन आ गया है उनकी जगह पर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये एक रिएक्शन हो गई अपनी। इसके बाद दूसरी जो रिएक्शन आती है अपनी, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छी रिएक्शन है। एसीटोन के साथ रिएक्शन कराकर देखेंगे हम इसकी। देखिए, द नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद एसीटोन। चलिए देखते हैं अपन रिएक्शन विद एसीटोन, एसीटोन के साथ रिएक्शन। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। देखिए, एसीटोन का स्ट्रक्चर पहले बनाए अपन कि एसीटोन किस तरह से होता है। दैट इज CH3 एंड O, दिस इज एसीटोन, ये एसीटोन है। अब एसीटोन की रिएक्शन मैं करा रहा हूं क्लोरोफॉर्म से, तो क्लोरोफॉर्म को मैं यूं भी लिख सकता हूं। ठीक है, लाइक दिस, इस तरह से लिखा जा सकता है भाई। CHCl3 होता है, HCCl3 भी लिख सकते हैं हम उसको, H को मैंने इधर शो कर दिया है यहाँ पर। अब यहां हमें देखना है कि अगर मैं इसको इस तरह से ब्रेक करता हूं बॉन्ड को, ठीक है, तो कार्बन की कंपैरिजन में हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव है। इसी तरह से अगर यहां इस बॉन्ड को मैं ब्रेक करता हूं तो देखो ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है और कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है। तो आपको ये पता है कि पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव के ऊपर और नेगेटिव पॉजिटिव के ऊपर कनेक्ट होता है। तो यहां पर जो आपके पास हाइड्रोजन है ये तो ऑक्सीजन के साथ, और जो कार्बन है वो CCl3 के साथ में कनेक्ट हो जाएगा, और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा यहां पर, दैट इज CH3, ये तो ऐसा बना दिया। अब देखो यहां अगर मैं एक बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूं तो एक तरफ तो ऑक्सीजन है, ठीक है, और ऑक्सीजन नेगेटिव, इस ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ रहा है आपके पास, हाइड्रोजन।
तो यहां मैंने H को कनेक्ट कर दिया है और दूसरी तरफ आपके पास क्या बच गया, CCl3, ये बन गया CCl3। ठीक है, अब ये जो अपने पास पूरा प्रोडक्ट बना है, इस प्रोडक्ट का एक स्पेशल नेम है, दैट इज कॉल्ड क्लोरेटोन। क्लोरेटोन, और क्लोरेटोन जो है ना बेटा, ये एक मेडिसिन होती है, ध्यान रखना, एक दवा की तरह इसको काम में लिया जाता है और इसका यूज होता है हिप्नोटिक, मतलब एक हिप्नोटिक ड्रग है ये। हिप्नोटिक ड्रग, हिप्नोटिक ड्रग कौन सी होती है? हिप्नोटिक ड्रग वो ड्रग होती है जो जिससे नींद आती है, ठीक है, अनकॉन्शियसनेस आती है थोड़ी सी, तो इस तरह की जो ड्रग है, नींद की दवा की तरह इसको काम में लिया जाता है। ठीक है, और ये अच्छे इंपोर्टेंट टॉपिक है, इंपोर्टेंट पॉइंट है ये एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, क्लोरेटोन को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, इसको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखें, अच्छा पॉइंट है। इसी तरह से एक रिएक्शन और आती है, दैट इज कॉल्ड नाइट्रेशन। ठीक है, उसमें भी एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनता है, तो नाइट्रेशन और देख लेते हैं। नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का नाइट्रेशन। तो देखो, नाइट्रेशन से हम क्या समझते हैं? नाइट्रेशन का मतलब होता है नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन। तो अगर हम क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं तो उसे हम नाइट्रेशन कहेंगे। तो यहां ये तो है हमारे पास क्लोरोफॉर्म CHCl3, ठीक है, और यहां ले लेता हूं मैं नाइट्रिक एसिड HONO2, यूं लिख सकता हूं नाइट्रिक एसिड को। ठीक है, ये नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड है, और ये क्लोरोफॉर्म है। तो मैं बता देता हूं ऐसा हम क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है नाइट्रिक एसिड जो है ना बेटा HNO3 है, तो HNO3 का एक्चुअली स्ट्रक्चर इस तरह से होता है HONO, ये स्ट्रक्चर होता है नाइट्रिक एसिड का। तो इसमें मतलब NO2 मैंने एक तरफ लिख दिया है और HO एक तरफ लिख दिया है मैंने। अब इसमें भी वही काम करना है अपन को कि ये प्रोडक्ट किस तरह से बनाएगा। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है, ठीक है, एक सेकेंड, ये वाला जो हाइड्रोजन है, अगर इस हाइड्रोजन को मैं यहाँ OH से कंबाइन करके और वाटर रिलीज करा दूं, क्योंकि ये वाला पार्ट अब क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया है और ये वाला नेगेटिव हो गया है। ठीक है, और हाइड्रोजन इस कार्बन और क्लोरीन के कंपैरिजन में पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव के साथ कंबाइन हो गया है, तो H2 बना लेगा। तो इसने एक तो H2 बना लिया, देखिए एक तो H2O की फॉर्मेशन हो गई है। अब इसके बाद हमारे पास क्या बचता है, CCl3 और NO2, ये चीज बच रही है, और इनको अगर अपन एक साथ लिख देते हैं तो ये क्या बनेगा, Cl3CNO2। ठीक है, इसमें क्या होगा, कार्बन की एक वैलेंसी के ऊपर तो 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, Cl और NO, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कंपाउंड बना है कि 3 Cl एक कार्बन के ऊपर है और फिर एक NO2 और कनेक्ट है, और ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इसको हम बोलते हैं क्लोरोपिक्रिन। दिस इज कॉल्ड क्लोरोपिक्रिन। अब ये इंपोर्टेंट क्यों है, क्योंकि क्लोरोपिक्रिन जो है ना बेटा, ध्यान रखना, ये एक वार गैस है, ध्यान रखना, ये जो है ये एक वार गैस है और काफी पॉइजनस टॉक्सिक गैस होती है ये। इस टॉक्सिक गैस का यूज किया जाता है, जो वार या युद्ध जो होते हैं उन युद्ध के अंदर इस गैस को यूज में लेते हैं। ठीक है, वार गैस की फॉर्म में क्लोरोपिक्रिन को, क्लोरो CHLORO, क्लोरो, देन पिक्रिन PICRIN, पिक्रिन, क्लोरोपिक्रिन। ठीक है, तो ये दोनों ही इंपोर्टेंट कंपाउंड है। क्लोरिटोन जो है ये आपके हिप्नोटिक ड्रग है, तो यानी क्लोरोफॉर्म से हम एक तो क्लोरिटोन बना रहे हैं और दूसरा हम क्लोरोपिक्रिन बना रहे हैं, जो कि एक वार गैस की तरह काम में लिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन जैसे अभी तो ये पता रहे अपन को, तो अपन वैसे बता दें डेफिनेटली, लेकिन हाँ उम्मीद है कि ऐसे पूछा जा सकता है कि इसकी प्रिपरेशन पूछी जा सकती है कि हाउ कैन यू फॉर्म क्लोरिटोन फ्रॉम क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म से आप क्लोरिटोन की फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं, या फिर ऐसे आ सकता है कि हाउ कैन अ प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय क्लोरोफॉर्म विच इज यूज्ड एज हिप्नोटिक ड्रग या विच इज यूज्ड एज वार गैस। ठीक है, तो उस कंपाउंड को आइडेंटिफाई करें, ठीक है, जो क्लोरोफॉर्म से बना सकते हैं और वार गैस की तरह यूज में आता है। तो ये चीज ध्यान रखते हैं आप। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो ये हो गई कुछ रिएक्शन, और भी अभी एक दो रिएक्शन उस क्लोरोफॉर्म की वो देख लेते हैं।
चैप्टर बेटा अभी तो हम एलिफेटिक पढ़ा है अपन ने, एरोमेटिक तो पढ़ा ही नहीं। तो ये मैंने आपको कहा भी था बेटा, थोड़ा सा इस चैप्टर के अंदर अपन को ज्यादा टाइम लगेगा। ये मान के चल रहे हैं कि आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो चैप्टर अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना, अगर मान लो इसमें हमें 20 दिन लग रहे हैं तो उन चैप्टर्स के अंदर आपको मात्र 7 या 8 दिन ही लगेंगे, क्योंकि ये चैप्टर एक्चुअली इसमें पूरा बेसिक्स भी देखा है हमने, इसलिए टाइम ज्यादा लगा है। बाकी चैप्टर्स में इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। इसकी एक रिएक्शन आती है हमारे पास में, इसका हाइड्रोलिसिस, ठीक है। नेक्स्ट इज हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोलाइसिस देखते हैं। तो हाइड्रोलाइसिस में हम लोग क्या कराते हैं, एक्वस क्यूएच के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तो यहां हम क्या करा रहे हैं, रिएक्शन विद एक्वस क्यूएच, ठीक है, एक्वस क्यूएच के साथ रिएक्शन। तो अब मैं क्लोरोफॉर्म को इस तरह से लिखूंगा, HCCl और Cl, ये हमारे पास क्लोरोफॉर्म है। और क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन मैं करा रहा हूं एक्वस क्यूएच से। तो यहां ले रहा हूं मैं KOH और KOH, और KOH भी मैं कैसा ले रहा हूं, एक्वस, मतलब वाटर सॉल्यूशन ले रहा हूं KOH का, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं। अब आपको ये पता है कि यहां क्या होने वाला है, इसको देख करके आपको पता चल गया होगा कि यहां पर 3 Cl जो है वो किसके साथ कंबाइन हो जाएंगे, 3 K के साथ कंबाइन हो जाएंगे। और ये चीज तो हम पहले भी पढ़ते आए हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, जहां पर OH उस कार्बन पर अटैक करता है जहां हेलोजन जुड़ा हुआ है और हेलोजन का सब्स्टिट्यूशन कर देता है। तो अब आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड इस तरह से है, HCOH, OH और OH। तो मुझे बताएं कि क्या ये जो बनने वाला कंपाउंड है, इज इट स्टेबल और नॉट, ये स्टेबल है या नहीं है, नहीं है ना स्टेबल। अब क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, ये अनस्टेबल है, दिस इज अनस्टेबल। अनस्टेबल इसलिए क्योंकि 3 OH जो है एक ही कार्बन पर है, और मैं बता चुका हूं पहले कि बेटा कि अगर एक कार्बन पर 2 या 2 से ज्यादा OH मिल जाए आपको, ठीक है, तो वो अनस्टेबल होता है। मैं लिख देता हूं अनस्टेबल ड्यू टू 3 OH आयन, 3 OH या ग्रुप एट सेम कार्बन, ठीक है, सेम कार्बन, एक ही कार्बन पर 3 OH ग्रुप आ रहे हैं, इसलिए अनस्टेबल है। अनस्टेबल है तो ये वाटर रिलीज करेगा। अब वाटर कैसे रिलीज करेगा, देखिए H2O, ये वाटर इसने बाहर निकाल दिया, ये वाटर मॉलिक्यूल हमने यहां से बाहर निकाल दिया। अब हमारे पास बच क्या रहा है, अब हमारे पास बच रहा है HCONOH, ये बच जाएगा आपके पास। और ये जो कंपाउंड है ये आपके पास फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। फॉर्मिक एसिड को आप ऐसे भी लिख सकते थे HCOOH, बात एक ही है, ठीक है। ऐसे लिख दोगे तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है और ये आपके स्पेक्ट्रल फार्मूला हो गया इसका, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम क्लोरोफॉर्म, यस क्या कह रहे हैं बेटा, बोलिए। IUPAC नेम बेटा इसका हो जाएगा मेथेनोइक एसिड, सॉरी मेथेनोइक एसिड है ना, बिल्कुल मेथेनोइक एसिड हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हमारे पास में ना COOH ग्रुप है, तो इसलिए हम ओइक एसिड लगाएंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन तो एक ही है, तो एक कार्बन के लिए हम मेथ लगाते हैं, ठीक है, और मेथ के साथ ओइक एसिड ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा मेथेनोइक एसिड, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। ओके, इसको रफ कर रहा हूं मैं। हाँ वो 3 क्या आएगा बेटा, हाँ 3 KCl, ये माइनस में आएगा बेटा, प्लस में नहीं आएगा। 3 KCl रिलीज हो गया है, ठीक है ना, 3 KCl रिलीज हो गया है। और हमारे साथ तारण भी जुड़ चुके हैं। तारण, कैन यू हियर मी, एम आई ऑडिबल टू यू? यस तारण, अभी ज्वाइन किया था ना आपने, एक सेकेंड। तो मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं वैसे, ठीक है। तो एक चीज, हाँ हाँ, नहीं मैं टाइप करने मेरे को वो दिक्कत आएगी, तो मैं वो बताना चाह रहा हूँ, वो सुन लेना। एक्चुअली ये जो क्लोरोफॉर्म वाला टॉपिक है बेटा, ये RBSC में एज इट इज है, ठीक है। अभी तक कोई क्योंकि डिलीटेड पोर्शन में नहीं आया है, बट CBSE बोर्ड में जो क्लोरोफॉर्म वाला टॉपिक है उसको डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। तो CBSE वालों को अभी ये नहीं पढ़ना है फिलहाल, और वैसे मतलब बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है।
कंपटीशन एग्जाम में तो आएगा। और आपको एक और बात बता दूं कि कंपटीशन एग्जाम में इस चैप्टर में क्लोरोफॉर्म में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए क्लोरोफॉर्म इसको अच्छी तरह से ध्यान से पढ़े, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखें आप। ओके, इसको रफ कर रहा हूं मैं। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास में इसकी कुछ रिएक्शंस हो गई हैं, एक दो रिएक्शंस और बाकी हैं, वो भी देख लेते हैं हम। अब देखिए इसके बाद हम, यस बोलिए बेटा। एक सेकेंड। ओके, तो अब हम यहाँ रिएक्शन देख रहे थे बेटा, हॉफमैन कार्बिल एमाइन रिएक्शन, ठीक है। हॉफमैन कार्बिल एमाइन रिएक्शन में हम 1 डिग्री एमाइन की रिएक्शन देख रहे हैं, ध्यान रखना। तो 1 डिग्री एमाइन जो है इसे हम यहाँ रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म से CH-Cl3 और प्लस 3 KOH से, ठीक है। ये रिएक्शन करा रहे हैं हम। तो ये जब हम रिएक्शन कराएंगे तो आप देखिए 3 Cl 3 K के साथ कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है, इस रिएक्शन में। तो एक तो आपके पास बनेगा 3 KCl, एक तो 3 KCl की फॉर्मेशन हो गई है। उसके अलावा दूसरा जो है यहाँ पर, ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, टोटल मिला के 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन हो गए हमारे पास। तो ये मिलकर के क्या बना लेंगे आपके पास, 3H2O बना लेंगे, ठीक है। अब जो हमारे पास बच रहा है इस रिएक्शन के अंदर CH3N और एक कार्बन बच रहा है, बाकी सब यूज में आ चुके हैं। और इसको आप लिख सकते हैं CH3N और C। तो ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बन गया, इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। और ये जो मिथाइल आइसोसाइनाइड है, ये ध्यान रखना इसकी स्मेल कैसी होती है, फाउल, FOUL होता है क्या, या FOWL होता है, फाउल स्मेल, ठीक है। फाउल स्मेल बनती है, फाउल स्मेल मतलब बहुत बदबूदार स्मेल आती है इसमें। तो इसी की वजह से ये आइडेंटिफाई हो जाता है। अगर ऐसी स्मेल आने लग रही है तो स्मेल से पहचान में आता है कि हाँ जरूर एमीन ही था, क्योंकि एमाइन ही क्या करेगा, यहाँ पर इसकी फॉर्मेशन करेगा क्लोरोफॉर्म के साथ में। तो इसकी प्रेजेंस का पता चल गया कि हाँ इसकी प्रेजेंस है। इसलिए हम इस रिएक्शन को क्या बोल रहे हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कह रहे हैं, क्योंकि इसमें आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। बाकी ये साइंटिस्ट का नाम है हॉफमैन। तो और कार्बिल एमाइन जो है वो ध्यान रखिए क्लोरोफॉर्म के लिए कहा जाता है, कार्बिल एमाइन जो है क्लोरोफॉर्म को ही कहा जाता है, इसलिए इसको हॉफमैन कार्बिल एमाइन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चले, कार्बिल ग्रुप, सॉरी, यही सेम रिएक्शन आप एरोमेटिक के साथ भी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एरोमेटिक एमीन है, ठीक है, ये एरोमेटिक एमीन है आपके पास NH2, जिसको आप एनिलीन कहते हैं, एनिलीन या एरोमेटिक 1 डिग्री एमाइन, ठीक है, बात एक ही है। और इसकी रिएक्शन आप CH-Cl3 से करा रहे हैं और 3 KOH से करा रहे हैं, ठीक है, बेसिक मीडियम में। तो यहां पर भी आपके पास में 3 Cl 3 K के साथ कंबाइन हो जाएंगे और यहां पर 3 KCl को रिलीज कर देंगे, जो यहां भी रिलीज हो रहा है, ठीक है, और 3H2O रिलीज हो जाएगा। और उसके अलावा वापस वैसा ही कि यहां पर आपके पास ये नाइट्रोजन और ये कार्बन, ये कंबाइन होकर के किसकी फॉर्मेशन कर लेंगे, ये यहां पर फॉर्मेशन कर लेंगे आइसोसाइनाइड की, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड फिनाइल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। तो क्योंकि इसमें भी आइसोसाइनाइड बन गया है, तो ये भी आइसोसाइनाइड टेस्ट की कैटेगरी में आ जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज क्लियर है आपको कि फिनाइल आइसोसाइनाइड जो है इसके अंदर बन रहा है, उसकी स्मेल फॉल स्मेल होती है, जिससे आइडेंटिफाई हो जाता है। अब इसके बाद आता है बेटा इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, ठीक है। ये मैकेनिज्म RBSc की बुक्स में तो दिया हुआ है, ओके, लेट्स कंटिन्यू, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमने बात कर ली है किस तरह से आपके पास ये आइसोसाइनाइड टेस्ट होता है, ठीक है। चलिए इसको रफ कर रहे हैं अब अपन। तो एक तरह से ये भी ध्यान रखना, जो रिएक्शन है ना बेटा, ये रिएक्शन अभी क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन ही चल रही है। अब हम बात कर रहे थे इसका मैकेनिज्म, ठीक है। जो हमारे पास ये कार्बिल एमाइन रिएक्शन है, हॉफमैन कार्बिल एमाइन रिएक्शन,
किस मैकेनिज्म से होती है। तो ये मैकेनिज्म समझ लेते हैं किस तरह से होगी। लेट्स सी मैकेनिज्म ऑफ कार्बिल एमाइन रिएक्शन, कार्बिल एमाइन रिएक्शन का मैकेनिज्म। ठीक है, अब ये जो कार्बिल एमाइन रिएक्शन का मैकेनिज्म है, इसमें क्या होगा देखो, 4 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होती है। पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप, एक सेकंड, क्या कह रहे हैं बेटा, बोलिए किस तरह से होता है वो देख लेते हैं। तो देखिए यहां पर जो पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होगा कि ये जो KOH है, बेस जो है, इसका डिसोसिएशन होता है। ठीक है, ये पहला स्टेप जो है, इसमें KOH का डिसोसिएशन होता है और ये K+ और OH- में डिसोसिएट हो जाता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में ये जो बना हुआ OH नेगेटिव है हमारे पास, हाइड्रोक्सिल आयन जो है, ये अटैक करेगा। ठीक है, और अटैक किस पर करेगा, ये क्लोरोफॉर्म पर अटैक करेगा। चलिए देखते हैं किस तरह से अटैक करेगा। एक यस, तो ये हमारे पास जैसे क्लोरोफॉर्म है CHCl3 और इस पर अटैक हम करा रहे हैं OH नेगेटिव का। तो ये जब इस पर अटैक करेगा तो यहां पर, एक सेकेंड बेटा, यस बोलिए। ओके ओके, डन, यस। तो हम बात कर रहे थे अभी कि यहां देखो OH नेगेटिव और यहां पर जो H है, ठीक है, ये H यहाँ H पॉजिटिव की फॉर्म में कनेक्ट होगा, ध्यान रखना। और जब ये इसके साथ कनेक्ट होगा तो एक H2O बना लेगा, H2O की फॉर्मेशन हो गई है। ठीक है, लेकिन यहाँ H+ की फॉर्म में रिलीज हुआ है। इसका मतलब अपने इलेक्ट्रॉन ये कार्बन के पास ही छोड़ करके गया है, और जब अपने इलेक्ट्रॉन इसने कार्बन के पास छोड़े हैं तो इसका मतलब कार्बन CCl3 और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ रहे हो ना। यहाँ पर हमारे पास ऐसे था HCCl3, ठीक है, और OH नेगेटिव ने इस पर अटैक किया, इस कार्बन पर, इस पर अटैक किया। तो यहां पर क्या हुआ, ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से कार्बन के पास ही रह गए, और ये जो H+ की फॉर्म में इस OH के साथ कंबाइन होकर के H2 बना लिया। तो अब ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, यहां पर आप देख रहे हो 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं और नेगेटिव आयन है। तो 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ट्राइक्लोरो। ठीक है, और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज मतलब एनायन है ये, तो हम इसको बोलेंगे ट्राई क्लोरो कार्बोएनायन, कार्बोएनायन। ठीक है, ट्राइक्लोरो कार्बोएनायन बना है। अब ये जो ट्राइक्लोरो कार्बोएनायन है, ये कम स्टेबल होता है, इसकी स्टेबिलिटी कम है। ठीक है, ये लेस स्टेबल है। अब लेस स्टेबल होने की वजह से ये स्टेबल होने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये कोशिश करेगा कि मेरा नेगेटिव चार्ज नहीं रहे, मैं नेगेटिव चार्ज को लूज कर दूं। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज को लूज कैसे करेगा, जब ये एक Cl को और रिलीज कर देगा। तो अब ये एक Cl और रिलीज करेगा फोर्थ स्टेप में, तो क्या कैसे, देखो C इलेक्ट्रॉन Cl3, और अब ये बनाएगा CCl2 और एक Cl- इसने रिलीज कर दिया है। तो ये जो हमारे पास बना है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बीन। ध्यान रखना, कार्बन के ऊपर एक लोन पेयर और 2 वैलेंसी होती है, तो उसे कार्बीन कहा जाता है। तो ये जो हमारे पास बना है, दैट इज कॉल्ड डाइक्लोरोकार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन कहा जाता है इसको। ठीक है ना, तो ये डाइक्लोरोकार्बीन बना है। और एक स्टेप और होता है इसके अंदर, नंबर ये 3 था, ठीक है, और नंबर फोर्थ स्टेप में क्या होगा, ये जो कार्बीन है, ये कार्बीन किस पर अटैक करेगा, ये कार्बीन अटैक करेगा हमारे पास जो एमाइन था, 1 डिग्री एमाइन था, उसके ऊपर। अब 1 डिग्री एमाइन को मैं यूं बना रहा हूं, RNH, और यहां पर लोन पेयर है, और ये कार्बीन है आपके पास CCl3। ठीक है, तो CCl2, तो CCl2 को मैं यूं शो कर देता हूं। ठीक है, ये CCl2 है और यहां पर इसका लोन पेयर है। ठीक है, और साथ में KOH की प्रेजेंस के अंदर होगी ये रिएक्शन। ठीक है, 2 KOH की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। तो अब ये क्या करेगा, देखो इसकी 2 KOH ऐसे लिख दूं मैं, KOH।
अब देखो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर जो आपके पास में ये Cl है, ये इस K के साथ, ये Cl इस K के साथ कंबाइन हो गया, तो यानी आपने 2KCl यहां रिलीज कर दिया, और प्लस साथ में आपके पास में जो H है, ये दो OH के साथ में कंबाइन होकर के H2O बना लेंगे 2, और साथ ही साथ यहाँ पर R, N और C, ठीक है, ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे और ये बना लेंगे R, N और C। तो ये बन जाएगा आपके पास एल्काइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो ये एल्काइल आइसोसाइनाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास में ना ये जो है 4 स्टेप के अंदर होगा, ठीक है। एक सेकेंड, यस, तो हम ये बात कर रहे थे राइमर-टीमैन रिएक्शन की। एक बार इन दो बता रहा हूं मैं, सैलिसिलैल्डिहाइड भी क्या है और फिनॉल तो आपको पता ही है खैर। तो देखिए इस रिएक्शन में क्या होता है, हम एक लेते हैं फिनॉल, तो हमें पता है कि अगर बेंजीन के ऊपर OH जुड़ा हुआ है दैट इज कॉल्ड फिनॉल, इसको हम फिनॉल कहते हैं, ठीक है। फिनॉल की रिएक्शन हम कराते हैं CHCl3 क्लोरोफॉर्म से, ये क्लोरोफॉर्म है। सेम रिएक्शन, ध्यान रखना बेटा, सेम रिएक्शन फिनॉल में भी पढ़ोगे आप, ठीक है। और साथ में हम यहां लेते हैं KOH, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल KOH करेंगे। और देखो KOH के नंबर को फाइंड करना बहुत इजी है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि CHCl3 में 3 Cl है, तो 3 Cl है तो 3 K इसके साथ डेफिनेटली रिलीज होंगे, तो यहाँ पर 3 KOH ही यूज में लेने हैं आपको, ठीक है। अब इस रिएक्शन के अंदर हम अगर देखें तो 3 Cl 3 K के साथ रिलीज हो जाते हैं 3 KCl की फॉर्म में, ओके। और उसके बाद में आप देखें हाइड्रोजन जो है हमारे पास कितने हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, 3 हाइड्रोजन यहाँ है और 3 ऑक्सीजन है, तो उसमें से 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन मिलकर के 2H2O रिलीज करेंगे। ये चीज तो रिलीज हो गई। अब जो हमारे पास बच रहा है उसमें एक कार्बन, एक ऑक्सीजन और यहाँ पर एक CH है उसका हाइड्रोजन, तो ये सब मिलकर के किसकी फॉर्मेशन करेंगे, ये सब मिलकर के फॉर्मेशन करेंगे यहाँ पर CHO की, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड बना है इसके दो तरह से नेमिंग कर सकते हैं। एक तो आप इसको बोल सकते हैं कि जैसे देखो ये तो बेंजल्डिहाइड है, अगर इसको मैं लेता हूं दिस इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड, बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, क्योंकि ज्यादा प्रायोरिटी वाला ग्रुप इसमें एल्डिहाइड होता है इसलिए हम इसको बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। और बेंजल्डिहाइड के ऊपर हम कहेंगे यहां ये ना हाइड्रोक्सी जुड़ा हुआ है, तो 1 और ये 2, तो इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। ये तो इसका IUPAC नेम है 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसके अलावा जो मैंने ऊपर नाम लिखा था अभी सैलिसिलैल्डिहाइड, 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 ठीक है, थोड़ी स्पेलिंग वैसे तो सही होगी, देख लेना, सैलिसिलैल्डिहाइड। तो सैलिसिलैल्डिहाइड की फॉर्मेशन अपन इससे कर सकते हैं, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। हाँ, ऊपर में गड़बड़ है, ठीक है, ऊपर सही कर देते हैं, सैलिसिलैल्डिहाइड, सैलिसिलैल्डिहाइड। क्या है, किसी भी स्पेलिंग के बारे में जितना सोचते हैं ना उतनी उसमें थोड़ी मिस्टेक होने की संभावना ज्यादा रहती है, रनिंग में ज्यादा सही लिखी जाती है। चलो कोई बात नहीं। तो आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि अगर हम फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से करा रहे हैं, ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म और बेसिक मीडियम में, तो हमारे पास में कंपाउंड बन रहा है जिसे हम कह रहे हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या सैलिसिलैल्डिहाइड। इसी रिएक्शन को हम राइमर-टीमैन रिएक्शन कहते हैं। राइमर-टीमैन रिएक्शन एक और भी होती है जहां पर आप CHCl3 की जगह, जहां पर आप CCl4 भी काम में ले सकते हैं, बाकी सब कुछ सेम रहता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ CCl4 काम में लेता हूं, क्योंकि अभी मैं आगे पढ़ेंगे इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं, तो वहां पर फिर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है ना थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो ये वाला प्रोडक्ट बनता है जिसको हम सैलिसिलिक एसिड कहते हैं, दैट इज सैलिसिलिक एसिड। तो इस रिएक्शन का नाम भी ध्यान रखना राइमर-टीमैन रिएक्शन है, जो अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम CHCl3 की जगह CCl4 भी ले सकते हैं, लेकिन जब CCl4 लेते हैं तो सैलिसिलैल्डिहाइड की जगह सैलिसिलिक एसिड बनता है, वो भी राइमर-टीमैन है। तो इसलिए डोंट गेट कंफ्यूज। लेकिन एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है राइमर-टीमैन रिएक्शन लिखें, तो आप इन दोनों में से कोई भी रिएक्शन लिख सकते हैं,
ठीक है, इसको मैं अभी नहीं बता रहा हूं क्योंकि इसको अपन कार्बन टेट्राक्लोराइड में पढ़ेंगे, ठीक है, इसलिए इसको मैंने अभी नहीं बताया। तो आपका ये जो क्लोरोफॉर्म वाला पार्ट है, ठीक है, दैट इज, यस बोलिए। और बिल्कुल बता देता हूं, बिल्कुल ये आता है हमारे माइंड में। देखो एक्चुअली क्या है, यहां पर आप देखो ना, ये हमारे पास ये है फिनॉल है, और इस फिनॉल में यहाँ सी एच है, आगे समझ में, तो ये वाला हाइड्रोजन था वो, ओके। ऑक्सीजन तो वहां बचा ही है हमारे पास एक, और वो ऑक्सीजन यहाँ कनेक्ट किया है, ठीक है। ये अपन ने वैसे इसका मैकेनिज्म नहीं बताया, मैंने डायरेक्ट रिएक्शन बताई है। इसके अंदर भी जब मैकेनिज्म देखते हैं ना, तो ध्यान रखना इसमें भी कार्बीन अटैक करता है बेटा, इसमें भी कार्बीन की फॉर्मेशन होती है, फिर वो अटैक करता है, लेकिन वो मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं इसके मैकेनिज्म में नहीं गया हूं, ठीक है। बाकी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ध्यान रखें इसके अंदर कि ये जो रिएक्शन है, इसमें पूछा जाए कि अटैकिंग स्पीसीज कौन सी होती है, तो यहाँ क्लोरोफॉर्म में से कार्बीन बनता है, जैसा भी अपन ने पिछले स्टेप में बनाया था। CH पहले किस में बदलता है, CCl3 में बदलता है, नेगेटिव में, ठीक है, और उसके बाद ये चेंज हो जाता है CCl2 में, ठीक है, इस तरह से। तो पहले ये बनेगा, ये यहाँ अटैक करेगा इस पोजीशन के ऊपर, ठीक है, और उसके बाद फिर उसका हाइड्रोलाइसिस होगा, फिर वाटर निकल जाएगा, फिर वहां एल्डिहाइड बन जाएगा, वो उसके मैकेनिज्म में आता है, ठीक है। वो चलो अपन फिर देख लेंगे, कल की क्लास में देख लेंगे अगर देखेंगे तो मैकेनिज्म। सो आई थिंक टाइम हो गया होगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।